नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा पंत शिक्षा शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण एवं निर्देशित स्कूल अनुभव के विषय में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आज के इस व्याख्यान के अध्ययन के पश्चात आप सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके उद्देश्य तथा साथ ही साथ उसके चरण क्या होते हैं, उसके घटकों पर भी हम बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण से क्या लाभ होते हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसके उपयोग तथा सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में जो सावधानियां हमने रखनी चाहिए उनके विषय पर भी अध्ययन करेंगे। और सूक्ष्म शिक्षण के साथ हम अनुकरणीय शिक्षण पर भी बात करेंगे। अनुकरणीय शिक्षण के अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी अवधारणाएं, अनुकरणीय शिक्षण के तत्व तथा उसके चरण, लाभ, दोष और सीमाएं, इन सभी विषयों पर हम आज अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ इस निर्देशित स्कूल अनुभव को भी समझ पाएंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो जब हम परंपरागत शिक्षण प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाने के लिए जिन युक्तियों का, आव्यूह रचनाओं का व प्रविधियों का विकास किया जाता है, उन्हें शिक्षा में नवाचार कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर हम याद करें कि हमसे अगर पूछा जाए कि आपने कभी जब पढ़ा था तो उनमें कोई कितने जो शिक्षक थे जिनको हम अभी तक याद करते हैं कि उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा था, या हम ये सोचते हैं कि कैसे जो शिक्षक को हम और अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम बच्चों को और अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं ताकि उन्हें सब समझ में आ जाए। तो ये जितने भी जो इनोवेशन होते हैं, जितनी भी हम उसके लिए जितनी भी विधियों का प्रयोग करते हैं, वो सब हम कहते हैं कि शिक्षा में नवाचार है, एक इनोवेशन है, जिसके द्वारा हम शिक्षण प्रक्रिया को क्या करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जो टीचिंग जो स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स को हम क्या करते हैं और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म तथा शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है। सूक्ष्म का तात्पर्य होता है छोटा, तथा शिक्षण को हम सभी जानते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिया जाने वाला शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कौशल को सुधारने के लिए छोटे छोटे पाठों का अभ्यास करता है। हम देखते हैं कि जब जो परंपरागत जो टीचिंग होती है, परंपरागत टीचिंग में अक्सर क्या होता है कि जो क्लास हमारा होता है वो क्या होता है, वो 60 मिनट या 45 मिनट की हमारी एक क्लास होती है, और जो बच्चे होते हैं, वो स्टूडेंट जो होते हैं, वो 40 या 50 की संख्या में होते हैं। तो जो हमारा लेसन प्लान भी होता है पूरा एक, हम उसमें टॉपिक पूरा हम उसका हम क्या करते हैं, उसको हम प्रदर्शित करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस प्रकार माइक्रो टीचिंग को हम अगर देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा जो ये एक शिक्षण का एक मिनिएचर रूप होता है, जिसमें हम जो परंपरागत शिक्षण होता है उसमें हम क्लास की जो अवधि है उसको भी कम कर देते हैं, और जो कक्षा का रूप है उसको भी हम छोटा कर देते हैं, और जो हमारी पाठ्य सामग्री है उसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि एवं लघु पाठ्य सामग्री का शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रविधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है। जब भी टीचर फाइनल टीचिंग के लिए जाता है, कोई भी जो छात्राध्यापक है, जब वो फाइनल टीचिंग के लिए जाता है तो वो धीरे धीरे अभ्यास करके अपने शिक्षण कौशल को क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण कौशलों तथा निपुणताओं के उन्नयन के लिए सूक्ष्म शिक्षण कार्य करती है। इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों या छात्राध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन हेतु भी किया जाता है, क्योंकि जब इसका जो एक महत्वपूर्ण प्रविधि, इस प्रविधि की जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है फीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में पृष्ठपोषण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना जाता है। इस विधि में तुरंत फीडबैक मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जब टीचर जो है, जब छोटे से क्लास अवधि को, क्लास को जब छोटे रूप में बांट दिया जाता है और उस समय को भी जो है 5 मिनट या 10 मिनट 5 मिनट कर दिया जाता है, और जो स्टूडेंट है उन्हें भी हम जब घटा के 5 या 10 कर देते हैं, तो शिक्षक वहाँ पर अभ्यास के द्वारा अपने कौशल को क्या करता है, बेहतर बनाता है। तो जैसे ही जब वो क्लास पढ़ाता है तो उसके तुरंत बाद उसे क्या मिल जाता है,
फीडबैक मिल जाता है। तो इस फीडबैक से अध्यापक जो है उसको अपनी कमियों का पता चलता है, जिसके द्वारा वो अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। जब उसे अपनी कमियां पता चल जाती हैं तो वो दोबारा से उस प्रोसेस को क्या करता है, रिपीट करता है, जिसके द्वारा अपनी उन कमियों को क्या करता है, वो दूर करने का प्रयास करता है। तो हम ये मानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन करना संभव है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षकों के शिक्षण कौशल को सुधारना है, ताकि वे बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें और विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास का समर्थन कर सकें। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली व वैश्लेषिक विधि भी कहलाई जाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली वहाँ पर क्या करते हैं, क्लास में जाकर एक क्लास का जो है एक आभासी वातावरण बनाकर वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, जिससे हमें वो और ज़्यादा क्या है, समझ में आ जाती है, जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। इसका प्रयोग सेवारत तथा सेवा पूर्व शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु किया जाता है। जो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रोसेस है, उसको बेसिकली जो छात्राध्यापक होते हैं, जो बीएड स्टूडेंट होते हैं या सेवारत जो शिक्षक हैं, जो बीटीसी के शिक्षक हैं या जो भी टीचर हैं, जब कभी कार्यशाला में उनके शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए भी क्या है, सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। या जितने भी हमारे जो बीएड प्रशिक्षु, जितने भी अध्यापक शिक्षक हैं, उनकी जो टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए भी हम माइक्रो टीचिंग का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को शिक्षण के अभ्यास हेतु ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्लास की, जिसमें कि क्या है, बहुत सारे बच्चों को एकदम से फेस नहीं करना पड़ता है, और उनकी जो क्लास में होने वाली जो और गतिविधियां हैं, इतने सारे बच्चों को इकट्ठे संभालना या किसी चीज़ की बच्चों को शांत करना, तो इन सब परिस्थितियों से क्या होता है, इन सब जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं क्लास के, उनको क्या कर दिया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण में कम कर दिया जाता है। जिससे कि क्या है कि अब टीचर जो है वो ईजिली क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, एक कंफर्टेबल जोन में आकर के अपना अभ्यास करता है, और जब वो फाइनल टीचिंग के लिए जाता है तो अपना वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करता है। इसमें अध्यापक बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार हेतु प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंग है वो प्रतिपुष्टि। जब फीडबैक टीचर को तुरंत मिल जाता है, तो जिसके द्वारा उसको, अगर जो छात्र शिक्षक जो वहाँ पर बैठे होते हैं, जो पीपल टीचर वहाँ पर बैठे होते हैं, उनमें से ही कुछ एक शिक्षक जो है वो क्लास लेता है, तथा कुछ बच्चे वहाँ पर को छात्र जो पीपल टीचर होते हैं वही क्या हैं, वो स्टूडेंट के रूप में वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, और उनमें से ही एक जो इन्विजिलेटर होता है, एक वो उनको क्या करता है, फीडबैक प्रदान करता है, या जो निरीक्षक होता है उसके द्वारा उस टीचर को फीडबैक प्रदान किया जाता है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ नहीं करी थी, अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो और अच्छा होगा। जिससे क्या है कि छात्राध्यापक को तुरंत फीडबैक मिल जाता है, और तुरंत फीडबैक मिलने से क्या है कि वो जो अब उसका जो शिक्षण होता है वो और अच्छा हो जाता है। तो अध्यापक व्यवहार में सुधार करने के लिए और प्रभावशाली अध्यापक तैयार करने के लिए जिस विधि का आविष्कार किया गया उसे सूक्ष्म शिक्षण, या जिसे हम अभ्यास शिक्षण कौशल भी कहते हैं, माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं, या स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग है। आप समझ गए होंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कि शिक्षण का मिनिएचर रूप, जो परंपरागत शिक्षण है उसका जब एक छोटा रूप। अब हम इसके इतिहास की बात करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो इतिहास है, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। साल 1961 में कीथ एचिसन, बुश और एलन ने सबसे पहले नियंत्रित रूप से संकुचित अध्ययन अभ्यास शुरू किया था। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो कीथ एचिसन, बुश और एलन ने सबसे पहले माइक्रो टीचिंग पर काम किया था। इन्होंने इस अभ्यास में हर शिक्षक 5 या 10 छात्रों का एक छोटा सा पाठ पढ़ाता है, वहीं अन्य शिक्षक अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, तथा उन सब जब वो क्लास पढ़ाता है तो उसी समय उसका वीडियो टेप रिकॉर्डर या ऑडियो के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसके द्वारा उसको देखने के बाद जो इन्विजिलेटर होता है वो क्या करता है, निरीक्षक या खुद शिक्षक उसको देख करके अपनी कमियों का पता लगाता है तथा उनको दूर करने का प्रयास करता है। इसके पश्चात 1963 में डॉक्टर D.W. एलन ने माइक्रो टीचिंग का
प्रतिपादन किया। मुख्य रूप से जो डॉक्टर D.W. एलन हैं उन्होंने माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन किया। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में माइक्रो टीचिंग की जो कंसेप्ट था उसकी शुरुआत 1966 में या 1967 में गवर्नमेंट सेंटर पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में D.D. तिवारी के द्वारा की गई थी। इसे स्केल डाउन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो टीचिंग तकनीक एक ऐसा अनुप्रयोग है जिसमें विकासशील प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप वीडियो रिकॉर्डिंग संभव हो गई है। तो भारत में जो है D.D. तिवारी जी ने सबसे पहले इसको गवर्नमेंट सेंटर पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में इसकी क्या की थी, खोज की थी, और जिसको हम स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। इसमें सबको क्या कर दिया जाता है, स्केल डाउन कर दिया जाता है, चाहे वो क्लास का रूप है, चाहे वो क्लास की अवधि है, तो इसलिए इसको क्या है, स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। तो भारत में वैसे मुख्यतः यहाँ पर कोई फीडबैक जो है उसके प्रपत्र बना करके कागज में रिकॉर्ड करके भी फीडबैक दिया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, माइक्रो टीचिंग की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में, तो सर्वप्रथम D. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। तो D.W. एलन ने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जब हमारा जो समस्त शिक्षण है, पूरा शिक्षण है, जब हम उसको छोटी छोटी क्रियाओं में बांट देते हैं, फिर उसके हम अभ्यास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें विद्यार्थी शिक्षकों को कम समय में कम संख्या में विद्यार्थियों को निर्दिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करते हुए एक ही अवधारणा पढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो B. के पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक प्रशिक्षण की टेक्निक है जिसमें जो पीपल टीचर होते हैं या जो विद्यार्थी शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, कम समय में कम बच्चों को जो भी हमारा शिक्षण कौशल जिसको हमने क्या करना है, बेहतर बनाना है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बारी में सिर्फ हम एक शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार एक जो निर्दिष्ट शिक्षण कौशल है उसका उपयोग करते हुए एक ही अवधारणा पढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये B. के पासी के अनुसार उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी थी। अब हम बात करते हैं मैकएलिस एवं अरविंद के अनुसार उन्होंने क्या कहा था सूक्ष्म शिक्षण के विषय में। तो शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा सरलीकृत वातावरण में किए गए शिक्षण व्यवहारों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु क्लोज सर्किट टेलीविजन के प्रयोग को प्रायः सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। तो इन्होंने भी यही कहा कि एक जो एनवायरनमेंट है उसको सरलीकृत कर दिया जाता है, जैसे जो क्लासरूम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको कम कर दिया जाता है, और जो टीचर का जो बिहेवियर है उसको क्या किया जाता है, तुरंत जो है हम फीडबैक देते हैं। किसके जरिए, क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो रिकॉर्डिंग होती है उसके जरिए हम क्या करते हैं, उनको तुरंत फीडबैक देते हैं। तो इसी प्रकार एलन तथा ईव ने जो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी है वो कुछ इस तरीके से है। सूक्ष्म शिक्षण को ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न शिक्षाविदों ने माइक्रो टीचिंग की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इन परिभाषाओं का जो कंक्लूजन है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो क्या है, वास्तविक शिक्षण है। इसमें जो परिस्थितियाँ होती हैं जो वो सब वास्तविक बना दी जाती हैं। शिक्षण जो एक छात्र है वो टीचिंग करता है और कुछ छात्र जो हैं वो बच्चों की भूमिका निभाते हैं, तथा एक स्टूडेंट या निरीक्षक जो है उनको क्या करता है, फीडबैक देता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, वास्तविक शिक्षण है, पूरी तरीके से वास्तविक तरीके से किया जाता है। यह अध्यापक प्रशिक्षण की एक प्रविधि है। जो टीचर को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनको पढ़ाने की एक क्या है, प्रविधि के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। इसके द्वारा प्रशिक्षण के विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने पर बल दिया जाता है। जो भी हमारे प्रशिक्षण के जितने भी विशिष्ट कार्य हैं, जैसे कि टीचिंग करना, फीडबैक देना, इन सभी कार्यों को संपन्न करने पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। यह शिक्षण का अति लघु एवं सरलीकृत रूप है। हम इसमें क्या है, सारी शिक्षण की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको कम कर दिया जाता है। तो अपने आप ही यह शिक्षण का क्या है, बहुत ही लघु एवं सरलीकृत रूप है। वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने का हर संभव प्रयास किया जाता है।
जो फाइनल टीचिंग में जब कोई छात्राध्यापक जब किसी क्लास में जाता है, प्रॉपर क्लास में, तो जब एकदम से जब वो फेस करता है तो उसको कई दिक्कतें आती हैं। तो उन सब दिक्कतों को दूर करने का यहाँ पर क्या किया जाता है, हर संभव प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति को नियंत्रित परिस्थितियों में किसी एक कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक शिक्षण कौशल को एक बार में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य कुछ विशेष शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा सामान्य कक्ष की जटिलताओं को दूर किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठपोषण के द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जा सकता है। यह कार्य छात्राध्यापकों को पृष्ठपोषण देकर किया जा सकता है। अर्थात जब कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है हमारा, जब हम उनको टीचिंग कराते हैं तो जब फीडबैक मिलता है तो फीडबैक के द्वारा वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं छात्राध्यापक। यह विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है और नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास करने के अवसर प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षक के साथ साथ छात्र के व्यवहार को संशोधित किया जाता है और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। तो हम माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, टीचिंग तो कर रहा है छात्र लेकिन वही स्टूडेंट क्या है, जो छात्राध्यापक हैं, जब वो स्टूडेंट की भूमिका निभाते हैं तो उनको ये भी अंदाज आता है कि बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं जब कोई टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट हैं उसके व्यवहार को भी क्या करते हैं, संशोधित करते हैं ताकि वो उस समय उस गतिविधियों को ना करें। और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। शिक्षण को आत्मविश्वास के साथ वास्तविक समय की कक्षाएं लेने के लिए तैयार करना। तो जो शिक्षक है, जो छात्राध्यापक है, उसके अंदर जब वो छोटे छोटे रूप में जब वो अभ्यास करता है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास पैदा होता है ताकि वो जब क्लास में जाता है, जो फाइनल टीचिंग के लिए जब वो जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और वो क्लास लेने में झिझकता नहीं है। यह शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि नॉलेज भी बढ़ती है, उनके स्किल्स जो हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, उनकी क्षमताएं जो हैं वो विकसित होती हैं। इसके माध्यम से शिक्षकों को उनके प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, अर्थात तुरंत उन्हें क्या है, फीडबैक मिल जाता है जिस पर आगे सुधार के लिए काम किया जा सकता है। जब उसे पता चलता है हाँ मेरी ये कमी रह गई तो इसे मुझे आगे किस प्रकार से दूर करना है, तो वो कोशिश करता है कि अगली बार ये जो कमी है वो मेरे से ना हो और वो और अच्छा बेहतर शिक्षण कर सके। चूँकि यह शिक्षकों के लिए एक तरह की परीक्षा है, इसलिए यदि शिक्षक अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो इससे छात्रों को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, वो क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। जो बच्चे हैं वो भी क्या है, पीपल टीचर हैं, तो वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए वहाँ पर क्या है, किसी एक टीचिंग स्किल्स को, जैसे अगर वो लेक्चर अपनी व्याख्यान शैली को सुधारने का प्रयास कर रहा है तो वो क्या है, उसका जो फोकस होता है वो उसी पर होता है। तो इससे जो स्टूडेंट है उन पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को कक्षा की परिस्थितियों की जटिलताओं को कम करके अभ्यास शिक्षण देना, शिक्षकों की कमियों की पहचान करना तथा उनके व्यवहार में सुधार के लिए तत्काल प्रतिक्रिया देना, तो ये सब क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य हैं। और इस तकनीक में शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थिति में रखा जाता है जहां उनके कौशल विकसित होते हैं और उन्हें विषय वस्तु की गहरी समझ मिलती है। धीरे धीरे क्या है, जैसे वो जिस भी स्किल पे काम कर रहा है तो उसको पूरा एक वास्तविक माहौल मिलता है जिससे क्या है, वो अपनी कौशल्स को विकसित करता है और उसके अंदर जो है नॉलेज भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण या स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कुछ महत्वपूर्ण चरणों में संपन्न होती है। तो वो कौन कौन सी जो चरण हैं वो हम जानेंगे। विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करते हैं। जो भी हमारे सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल हैं उनको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है कि हम किस कौशल को
हम अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे अभी कोई छात्राध्यापक किसी टॉपिक पे पढ़ा रहा है, अगर माइक्रो टीचिंग कर रहा है, तो उसके पहले से उसको तय करना होगा कि वो किस कौशल को प्राप्त करना चाह रहा है। अगर वो अपनी क्वेश्चन आंसर की स्किल्स को बढ़ाना चाह रहा है, तो वो उसको पहले से तय करना है कि हाँ, मैं उसको पूरी तरह से प्राप्त कर रहा हूँ या नहीं, और उसी प्रकार का वो क्या करेगा, कंटेंट या लेसन प्लान भी उसी से संबंधित बनाएगा। तो विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना के अंतर्गत इसमें किसी विशिष्ट कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा जिस कौशल को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे उस उद्देश्य को भी निर्धारित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस भी स्किल्स को वो अपना बेहतर करना चाह रहा है, जिसको वो प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसको क्या करता है, वो परिभाषित करता है। अगर वो व्याख्यान कौशल पर अपनी बेहतर बनाना चाह रहा है तो उस पर वो क्या करेगा, उसको परिभाषित करेगा। जिस भी स्किल की उद्दीपन परिवर्तन है, जितनी भी स्किल्स हैं उनको, उनमें से जिस भी स्किल्स को वो अपना क्या करना चाह रहा है, प्रभावशाली बनाना चाह रहा है, उसको पहले से क्या करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कौशल या प्रदर्शन। इसमें सामान्य कक्ष परिस्थिति में या सूक्ष्म शिक्षण योजना में कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। अब उसने पहले तो डिफाइन किया कि किस कौशल को मेरे को परिभाषित करना है, फिर उसके बाद जब वो टीचिंग करता है, कक्ष की जो सामान्य परिस्थिति होती हैं उसमें वो क्या करता है, उस कौशल का क्या करता है, प्रदर्शन करता है, जिसके लिए वो क्या है, प्रैक्टिस भी करता है। पहले छात्राध्यापकों के द्वारा जो विशिष्ट कौशल पर बने अगर कोई वीडियो है या कोई क्लास है, जो उनका इंस्ट्रक्टर या निरीक्षक उनको जो भी चीज़ें सिखाता है, समझाता है, उन सबको देखता है, या उस पर कोई अगर कोई वीडियो बने हैं कि अगर हमें अपनी स्किल को इस स्किल को अगर हमें डेवलप करना है तो हमें किस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, उस पर अगर कोई वीडियो बना है तो उनको देखता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपनी कौशल या प्रदर्शन करता है और अपनी टीचिंग स्किल्स को और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो हम बात कर रहे थे सूक्ष्म शिक्षण के चरणों के बारे में। तो विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना, उसके बाद कौशल या प्रदर्शन, नेक्स्ट जो है लघु पाठ योजनाएं बनाना। इसमें छात्राध्यापक को जिस विशिष्ट कौशल का अभ्यास करना होता है उसी से संबंधित लघु पाठ योजनाएं तैयार करता है। ये पाठ योजनाएं 5 या 10 मिनट की अवधि की होती हैं। तो लघु पाठ योजनाएं बनाना, इसमें छात्राध्यापक जो है जिन भी विशिष्ट कौशल का उसने प्रैक्टिस करनी है, जिसका अभ्यास करना है, उसी से संबंधित वो क्या बनाता है, लेसन प्लान बनाता है, स्मॉल लेसन प्लान बनाता है। और उनकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 5 से 10 मिनट की होती है, जिसमें वो इनको बनाता है। उसके पश्चात लघु समूह को पढ़ाना, जो 5 या 10 विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाता है। इस चरण में छात्राध्यापक विद्यार्थियों के छोटे समूह को पढ़ाता है, जिसमें 5 या 10 विद्यार्थी होते हैं। इस चरण में छात्राध्यापक का शिक्षण कार्य वीडियो टैप कर लिया जाता है। यदि वीडियो टैप न हो तो कोई अध्यापक ही शिक्षण कार्य का निरीक्षण कर लेता है तथा उसकी कमियों को बताता है। तो एक फॉर्मेट दे दिया जाता है, कोई जो टीचर है जो उनको वॉच कर रहा है, जो उनको निरीक्षक कर रहा है उस छात्राध्यापक को, वो उनकी कमियों को उसमें क्या कर लेता है, नोट डाउन कर लेता है, उनको फीडबैक, उसी के आधार पर वो उनको क्या करता है, फीडबैक देता है। तो जब वो उनकी कमियों को नोट कर लेता है तो उसके बाद जो आता है वो पृष्ठपोषण आता है। तो जब छात्राध्यापक को सुझाव दिए जाते हैं उसके शिक्षण कार्य में सुधार करने के लिए, तो ये सुधार या जो सुझाव हम देते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पृष्ठपोषण या फीडबैक कहते हैं। यह सूक्ष्म शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके अभाव में इस विधि का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो फीडबैक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसका, क्योंकि जब फीडबैक शिक्षक को मिलता है, छात्राध्यापक को जब फीडबैक मिलता है, तो उसी के आधार पर वो क्या करता है, अपने जो शिक्षण कार्य है, अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है और अपनी टीचिंग प्रोसेस को जो है, प्रक्रिया को जो है वो प्रभावशाली बनाता है। जब उसको फीडबैक मिल जाता है तो शिक्षक क्या है, छात्राध्यापक को जैसे ही फीडबैक मिल जाता है तो वो क्या करता है, इसका मतलब उसे पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पर ठीक नहीं किया या यहाँ पर मुझे और अच्छा करना चाहिए था, इस चीज़ को मगर ऐसे करता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए वो क्या करता है, पुनः नियोजन करता है। उसके बाद वो क्या करता है, पुनः शिक्षण करता है और पुनः मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है, ये जो चक्र है वो चलता रहता है, जब तक कि क्या है, वो अपनी शिक्षण को प्रभावशाली ना बना ले, जब तक कि
वो अपनी कमियों को दूर न कर ले। वो बार बार क्या करता है, इस प्रक्रिया को दोहराता रहता है। और इसका तो ये प्रक्रिया जो है तब तक चलती रहती है जब तक कि वह विद्यार्थी या छात्राध्यापक उस शिक्षण कौशल को प्राप्त न कर ले। इस संपूर्ण चक्र को सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया का क्रम है, तो ये जो पूरी जो साइकिल है ये क्या कहलाती है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, जिसमें कि सबसे पहले क्या करता है, वो योजना बनाता है, उसके बाद क्या करता है, वो शिक्षण कार्य करता है, शिक्षण के पश्चात उसको फीडबैक मिलता है, फीडबैक के बाद वो पुनः क्या करता है, पुनर्योजना बनाता है, पुनर्मूल्यांकन करता है, पुनर्शिक्षण करता है, उसके बाद पुनः फीडबैक मिलता है, जिसके द्वारा ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है जब तक कि वो अपने स्किल्स को पूरी तरह से प्राप्त न कर ले। तो ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। सबसे पहले प्लानिंग, फिर उसके बाद टीचिंग, उसके बाद फीडबैक, फिर उसके बाद रीप्लानिंग के बाद रीटीचिंग के बाद रीफीडबैक। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो कक्षा का जो अवधि है पढ़ाने की, वो भी जो है वो कम कर दी जाती है, तथा जो शिक्षक जो छात्र होते हैं उनकी संख्या को भी कम कर दिया जाता है। और जो शिक्षण कौशल है, सिर्फ एक ही शिक्षण कौशल पर बात की जाती है और उसके तुरंत बाद जो है फीडबैक मिल जाता है, जिससे कि छात्राध्यापक अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का एक पूरी प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी कि यह किस तरीके से कार्य करता है, कि प्रक्रिया कैसे हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से ये प्रभावी होती हैं। तो अब सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान की अगर हम बात करें तो जो NCERT के द्वारा दिया गया है, तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि है, वो जो कुल जो उसका समय है वो 36 मिनट दिया गया है, जिसमें जो शिक्षण सत्र है उसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 6 मिनट है। उसके बाद पृष्ठ पोषण सत्र जो है वो भी 6 मिनट का है। उसके बाद पुनः योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट और पुनः पृष्ठ पोषण 6 मिनट। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का जो संपूर्ण जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है वो 36 मिनट है, जिसको भागों में बांट दिया गया है। तो जो टीचिंग का जो सत्र होगा वो कितना चलेगा, 6 मिनट तक चलेगा और 6 मिनट जो है वो फीडबैक के लिए मिलते हैं। और फिर जब उसको फीडबैक मिल जाता है तो वो फिर पुनः योजना बनाता है, रीप्लान करता है, तो उस रीप्लान के लिए उसको 12 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद पुनः शिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद पुनः पृष्ठ पोषण दिया जाता है, तो पुनः पृष्ठ पोषण में भी जो है 6 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये जो था वो सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान है। तो सूक्ष्म शिक्षण के घटकों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो टीचिंग के जो घटक क्या हैं, सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति। सबसे पहले इसमें सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति, इसमें जो कक्षा का आकार है, पाठ्य वस्तु की लंबाई व शिक्षण अवधि आदि शामिल होती है। इसमें कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। इसके शिक्षण की अवधि 5 से 10 मिनट तक होती है। इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो 5 या 10 रखी जाती है और जो शिक्षण की अवधि होती है उसे भी 5 to 10 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद आता है शिक्षण कौशल। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक के शिक्षण कौशलों के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। तीसरा जो फेज है वो छात्राध्यापक। अध्यापक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को छात्राध्यापक कहते हैं, जिनमें प्रक्रिया के दौरान कई कौशलों का विकास होता है, जैसे व्याख्यान कौशल, प्रस्तावना कौशल, क्वेश्चन या आंसरिंग का जो कौशल है, ये सब जितने भी कौशल्स हैं उनको छात्राध्यापक की विकास किया जाता है। तो टीचर पीपल क्या होते हैं, जितने भी जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें छात्राध्यापक कहा जाता है। वो सेवा पूर्व शिक्षक भी हो सकते हैं और सेवारत शिक्षक भी हो सकते हैं। पृष्ठ पोषण के साधन। अब पृष्ठ पोषण के साधन क्या क्या होते हैं, छात्राध्यापकों के बेहतर शिक्षण के लिए या उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उन्हें फीडबैक दिया जाता है। तो फीडबैक के लिए वहाँ पर कई चीज़ें होती हैं, जैसे वीडियो टेप या निरीक्षक या ऑडियो जो भी हैं, जिनको वो पुनः बाद में देखते हैं, जिसके आधार पर वो क्या अपनी कमियों को देखते हैं तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला। सूक्ष्म शिक्षण के लिए प्रयोगशाला का होना भी आवश्यक है, अर्थात कक्षा कक्ष जहाँ पर भी हम माइक्रो टीचिंग कराते हैं या जहाँ पर पृष्ठ पोषण की या फीडबैक की जो है सुविधाएं संचित की जाती हैं। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। तो ये लाभ की अगर हम बात करें तो अब जैसा कि क्लियर ही हो गया आप सबको, ये कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। ये शिक्षण विधि छात्राध्यापकों को कम समय में ज़्यादा सिखाती है।
इस विधि के माध्यम से छात्राध्यापक को विद्यालय में सीधा पढ़ाए जाने की बजाय छोटी कक्षा, कम छात्र एवं छोटी पाठ योजना से अध्यापन कार्य सिखाया जाता है, जो छात्राध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। यह शिक्षण विधि छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। कॉन्फिडेंस का लेवल उनका बढ़ता है। जब वो फाइनल टीचिंग के लिए जाते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है तथा उन्हें सिखाने का प्रयास करता है। तो जो भी उनको लगता है कि जिस स्किल पर मेरी योग्यता और ज़्यादा मेरा ये अच्छा होना चाहिए, तो उस स्किल्स को वो प्रैक्टिस करता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण जो साइकिल है वो तब तक चलती रहती है जब तक कि जो छात्राध्यापक है वो अपने स्किल्स को जो है बेहतर न बना लें। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशलों का अभ्यास वास्तविक जटिल परिस्थितियों की अपेक्षा ज़्यादा सरल परिस्थितियों में कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान प्रदान किया जाता है, क्योंकि हर एक टीचर का जो है, हर एक पीपल टीचर का जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनको ध्यान में रखा जाता है जब भी माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन में ज़्यादा प्रभावी होता है। अब उसके बाद लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो प्रायः क्या होता है कि हर कॉलेज में जो है वो वीडियो टेप आदि जितने भी साधन हैं फीडबैक के वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हर जगह पर जो है उसका प्रयोग किया जाना संभव नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करने हेतु विशेष रूप से जो है प्रशिक्षित अध्यापकों की ज़रूरत होती है, जो उनको सही तरीके से फीडबैक दे। तो ऐसे अध्यापकों की भी क्या है, कमी है। सूक्ष्म शिक्षण हेतु कई कक्षों की ज़रूरत होती है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग को अलग अलग किया जाता है छोटे छोटे क्लासरूम में, तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे कक्षों की ज़रूरत होती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को अलग अलग शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। इससे छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों का अलग अलग प्रयोग करने में तो दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे क्या है कि उन्होंने एक बार में लेक्चर मेथड में अपना बेहतर बनाया प्रभाव, और दूसरी बार में उसने क्वेश्चन आंसरिंग में उसने अपना, तीसरी बार असाइनमेंट या ब्लैक बोर्ड में किस तरीके से कार्य करना है, इन स्किल्स को अपना उसने बेहतर बनाया एक एक करके। लेकिन क्या है कि जब उसको सामूहिक रूप से इन सब चीज़ों का उपयोग करना होता है या एकीकृत रूप से उसको अप्लाई करना होता है, तो उसमें वो उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं। छोटे प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था करना महंगा पड़ता है, क्योंकि इतना सब व्यवस्था करना जो है वो कठिन होती है। यह सीमा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल और नियंत्रित शिक्षण होता है। यह शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य पर ध्यान नहीं देता है। इसमें टीचिंग में जो है डायग्नोस और रिमाइडल टीचिंग जो प्रोसेस है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह विधि अन्य विधियों के साथ ही लाभकारी सिद्ध होती है, और यह विधि अपने में संपूर्ण विधि नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक एक स्किल्स का हम क्या करते हैं इसमें, और छोटे छोटे ग्रुप में पढ़ाया जाता है, तो ये अपने आप में एक संपूर्ण विधि नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग। तो यह विधि अंश से पूर्ण की ओर के सिद्धांत पर शिक्षण में दक्षता प्रदान करने की विधि है। अर्थात हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को सीखते हैं, और उसको जब हम पूरा सीख लेते हैं तो उसको एक एक करके पूर्ण की ओर ले जाते हैं। तो ये सूत्र पर कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। इसके द्वारा सिद्धांत एवं अभ्यास का एकीकरण संभव होता है। जो भी हम थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली रूप से अभ्यास के द्वारा भी यहाँ पर क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो इसके द्वारा सिद्धांत एवं अभ्यास का एकीकरण होता है। यह विधि निरीक्षण प्रणाली का एक नया रूप प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन में अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापकों को शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है, जिससे वे अपने शिक्षण कार्य को भली भांति कर लेते हैं। तो शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए ये जो है एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थी की आलोचना के स्थान पर उन्हें सुझाव प्रस्तुत करने। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में सावधानियां। अब सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में सावधानियां, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? तो सबसे जो
मुख्य इसमें है कि जो उद्देश्यों की जो स्पष्टता है वो आवश्यक होनी चाहिए कि हम किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, तो वो हमें पहले से क्लियर होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली में आदर्श पथ प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। इसमें एक बार में केवल एक ही कौशल से संबंधित पाठ योजना तैयार की जाती है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में हम एक बार में सिर्फ एक टीचिंग स्किल्स पर काम करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थी की आलोचना के स्थान पर उन्हें सुझाव प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ये नहीं कि हम जो छात्राध्यापक हैं उनकी हम क्रिटिसाइज़ करें कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, बल्कि उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि आपकी यहाँ पर ये कमी रह गई थी और आप उसको किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में आप इसको और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। छात्राध्यापक को अभ्यास से पहले अपनी सूक्ष्म पाठ्य योजना अवश्य तैयार करनी चाहिए। वो जिस भी स्किल पर अगर वो काम करेगा तो उसके लिए उसको लेसन प्लान पहले से बनाना आवश्यक है। अब उसके बाद तो ये तो सूक्ष्म शिक्षण था। सूक्ष्म शिक्षण में आपने उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनीशन, उसके घटक और सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है, इन सब के बारे में सीखा। अब हम जानेंगे कि अनुकरणीय या सामाजिक कौशल प्रशिक्षण क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अनुकरणीय अर्थात नकल करना, जिसको हम रोल प्ले भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनुकरण करना मतलब किसी की नकल करना कि वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, हम भी उसी की तरह कार्य कर रहे हैं। तो किसी दी हुई परिस्थिति में उसी के अनुरूप शिक्षण करना ही अनुकरणीय शिक्षण कहलाता है। तो मतलब हमें कोई एक परिस्थिति हमें दी है, एक ऐसा माहौल हमें तैयार करके दिया है जहाँ पर हम क्या करना है, हमको बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से शिक्षण करो, तो वही क्या कहलाता है, अनुकरणीय शिक्षण कहलाता है। अनुकरणीय शिक्षण एक प्रकार की शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधि है। ये भी क्या है, टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए शिक्षण की एक प्रविधि है। जब उनको टीचिंग के लिए तैयार किया जाता है तो उनको अभ्यास कराने के लिए ये एक टेक्निक है। इस विधि का विकास क्रुक्सैंक ने 1968 में शिक्षण प्रशिक्षण किया था। तो टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस विधि का विकास किया गया, जिसे कि 1968 में क्रुक्सैंक के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास रहता है। इसमें भी क्या है, ये भी सब जो है टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं। तो इसमें भी शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किया जाता है। अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण अभ्यास से पूर्व पाठ प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें छात्राध्यापक, अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों की भूमिका निभाता है। इसको हम रोल प्ले भी कहते हैं। तो इसमें जो छात्राध्यापक होता है वो स्टूडेंट की भूमिका भी निभाता है, तथा जो इन्विजिलेटर है और जो निरीक्षक है उसकी भी वो भूमिका को निभाता है। इसमें पाठ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और एक समय में 10 से 15 मिनट का शिक्षण होता है। 10 से 15 मिनट में जो है छात्रों का एक समूह किसी कक्षा के छात्रों का स्थान ले लेता है, जिसमें 5 या 10 छात्र होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। और उन्हीं में से एक छात्र जो है वो क्या बन जाता है, शिक्षक बन जाता है। और ये क्या है, ये एक भूमिका निभाने की रोल प्ले टेक्निक जिसे हम कहते हैं। तो इसमें भी क्या है कि जो पीपल टीचर है वो विद्यार्थियों और शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं, और एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक छात्र के रूप में और कुछ कक्षा के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसलिए इसको क्या है, रोल प्ले मेथड भी कहते हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं, क्रुक्सैंक ने जो इसकी डेफिनेशन दी है उसके अनुसार अनुकरणीय शिक्षण ऐसी वास्तविक परिस्थितियों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना है जिनमें भाग लेने वालों को अपने वर्तमान अथवा भविष्य के कार्यों से संबंधित समाधान के अनुभव प्राप्त हो सके। तो ये क्रुक्सैंक ने कहा है। उसके बाद विंग की अगर हम बात करें तो अनुकरणीय परिस्थितियों का निर्माण उस समय किया जाता है जब छात्राध्यापकों को विशिष्ट अनुकरणीय सामग्रियों का सामना कर उन्हें वांछित अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। अतः अनुकरणीय शिक्षण सीखने तथा सिखाने की वह प्रविधि है जो अभिनय के माध्यम से छात्राध्यापक के समस्या समाधान व्यवहार के लिए योग्यता का विकास करती है और उसे भली भांति पढ़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुकरणीय शिक्षण, जिसमें कि छात्राध्यापक जो है कभी अभिनय के माध्यम से कभी वो छात्र बन जाता है, कभी वो क्या है टीचर बन जाता है, और वही जो है पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार अनुकरण एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की शारीरिक व्यवहार और शारीरिक क्रियाओं की नकल करने को कहते हैं। अनुकरण विधि भाषा शिक्षण की ऐसी विधि है जिसके तहत शिक्षक के द्वारा
किसी शैक्षिक गतिविधि के उपरांत बच्चों के द्वारा उन्हें दोहराया जाता है। इस विधि का प्रयोग, जैसे हम कहते हैं जब हम हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को या छोटे बच्चों को, जब हम कोई राइम वगैरह सिखाते हैं, कोई पोएम सिखाते हैं, तो हम कहते हैं एक बार हम बोलेंगे फिर आप बोलो। तो इस प्रकार से क्या है, उसमें वो उनका क्या करता है, अनुकरण करता है। तो ये क्या है, तो इस विधि का जो प्रयोग है मुख्यतः उच्चारण, लेखन और रचना कौशल के विकास हेतु किया जाता है। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की विशेषता है, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी हम बात करें तो इस प्रविधि की सहायता से छात्राध्यापकों को प्रभावशाली ढंग से फीडबैक दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट बैठे हैं, तो जैसे ही वो क्लास लेता है तो तुरंत उनको क्या दे दिया जाता है, फीडबैक दे दिया जाता है कि आपने यहाँ पर सही से नहीं करा, या इसको आप ऐसे करते तो और अच्छा होता। तो छात्राध्यापकों को कक्षा में भेजने से पहले शिक्षक के लिए पूर्ण अभ्यास के अवसर दिए जाते हैं। जब वो फाइनल टीचिंग में जाते हैं तो उससे पहले ही उनको क्या कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो जब फाइनल टीचिंग के लिए जाएं तो वहाँ पर को उनका वो क्लास को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। इस प्रविधि से सामान्य व्यवहार की जानकारी तथा कौशल का विकास किया जाता है। तो जो भी हमारी जो जानकारी कैसा होना चाहिए, क्लास में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जितनी भी हमारी जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको हम कैसे डेवलप करेंगे, इन सब बातों पर इस पर काम किया जाता है। इसको अनुसंधान की प्रविधि भी कहते हैं। छात्राध्यापकों के लिए यह अधिक उपयोगी है। इसमें वे अपनी शिक्षण कौशल का मौलिक विकास कर सकते हैं। यदि मॉडल पाठ के स्थान पर, जब हम मॉडल पाठ कराते हैं तो उसकी जगह अगर हम अनुकरणीय शिक्षण को प्रयुक्त किया जाए तो ये और ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। छात्र और शिक्षक के व्यवहार को बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है, यानी कि उनके बिहेवियर में जब चेंज लाने के लिए एक क्या है, ये टीचर प्रशिक्षण की एक टेक्निक है। इसमें भूमिका निभाने वाली तकनीक भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कक्षा शिक्षण से पहले अभ्यास के लिए किया जाता है, यानी कि जब फाइनल टीचिंग में हम जाते हैं तो उससे पहले अभ्यास कराने को, ताकि जो छात्राध्यापक हैं वो क्लास में जाने पर अच्छी तरीके से अपनी प्रस्तुति दे सकें। अब अनुकरणीय शिक्षण के कुछ 3 तत्व बताए गए हैं। तो क्रुक्संग के अनुसार 3 तत्व हैं। पहला है निदानात्मक तत्व, दूसरा है उपचारात्मक और तीसरा है मूल्यांकन तत्व। तो सर्वप्रथम निदानात्मक तत्व। तो निदानात्मक तत्व क्या है? अध्यापक अपने विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाकर उनकी सहायता करता है और भविष्य में उन्हें सही दिशा प्रदान करने पर पूर्ण जोर देता है। तो जो भी अध्यापक होता है, जो पीपल टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट की जो भी कमियां हैं कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही, किस तरीके से उनको पढ़ने में ये दिक्कत हो रही, तो उनको क्या है, दूर करता है, उनका पहले पता लगाता है। फिर उसके बाद उपचारात्मक तत्व के द्वारा उनकी कमियों आदि का पता लगाकर उनका निदान करता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है, उनका उपचार करके उनकी जो भी उसकी एबिलिटीज़ होती हैं उनके आधार पर उनका उपचार करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। और अंत में मूल्यांकन तत्व। तो अध्यापक मूल्यांकन की वह क्रियाएं जो उपचारात्मक कार्यों के मूल्यांकन के लिए की जाती हैं, कि उनके जो स्टूडेंट हैं, जो छात्राध्यापक हैं, उनका जो उनमें क्या कमियां हैं, उनको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, तो उन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि शिक्षक के पूर्व निर्धारित उद्देश्य कितने हैं, कौन कौन से तथा किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। तो हमने जो भी अनुकरणीय शिक्षण किया तो वो उसके जो उद्देश्य थे वो हमें प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर हुए हैं तो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, और अगर हम इसमें हमें और क्या एफर्ट डालने हैं कि हम इसको और अच्छी तरीके से कर सकें, तो इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद आता है अनुकरणीय शिक्षण के चरण या पथ क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना। सैद्धांतिक ज्ञान, सबसे पहले छात्राध्यापकों को अनुकरणीय शिक्षण का अर्थ तथा उससे संबंधित समस्त जानकारियां प्रदान की जाती हैं। तो सबसे पहले छात्राध्यापक हैं जो उनको बताया जाता है कि अनुकरणीय जो शिक्षण है, जो टीचिंग जो तुम्हारी है, सिमुलेटेड जो टीचिंग है, वो इस तरीके से होगी। उसके बाद जो छात्राध्यापक है उसको ये बताया जाता है कि आप अभी कौन सा रोल प्ले करेंगे, आपको कौन सी भूमिका निभानी है और वो किस प्रकार से निभानी है। तो वो उसका चयन करता है तथा इनके 3 मुख्य कार्य दिए गए हैं जो ये हैं। शिक्षण संबंधी जानकारी देना, तो सबसे पहले तो हम उसे शिक्षण संबंधी जानकारी देंगे। दूसरा जो है भूमिका का चयन करना, कि वो कौन सी भूमिका चयन करेगा। जैसे हमने कहा कि अभी आप जो है वो शिक्षक का रोल प्ले करेंगे और आप लोग जो हैं आप स्टूडेंट बनेंगे और आप पर्यवेक्षक का काम करेंगे। तो इस प्रकार से उनका भूमिका चयन करना।
उसके बाद भूमिका निर्वाह के लिए छात्र अध्यापकों का चयन करता है। तो जो भी रोल प्ले करेंगे उसके लिए वो उनका चयन करता है। अब उसके बाद आता है अभ्यास के लिए कौशलों का चयन करना। उसके बाद स्किल्स का चयन करना कि जब वो प्रैक्टिस करेंगे अनुकरणीय शिक्षण में तो वो किस स्किल को लेकर के काम करेंगे। तो इसमें कुछ विशिष्ट कौशलों का चयन करके उन पर विचार विमर्श किया जाता है तथा उससे संबंधित कौशलों का चयन किया जाता है तथा अभ्यास के लिए वह प्रकरण चुने जाते हैं जिनमें चयनित कौशल सही होते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि हम पढ़ा तो रहे, हमको अपनी लेक्चर मेथड को जो है इम्प्रूव करना है और हमने टॉपिक ऐसा ले लिया जहाँ पर को उसका कोई उस लिंक नहीं हो रहा है। तो हमें इस तरीके से जो हम लेसन प्लान चुनेंगे वो भी इस तरीके से होना चाहिए कि हम जिस भी कौशल को अपना क्या करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, वो उससे क्या हो, रिलेटेड हो। उसके बाद है कार्यक्रमों का निर्धारण कि कौन छात्र अध्यापक इसे शुरू करेगा तथा कब इसे समाप्त करेगा। प्रेक्षण प्रविधि का निर्धारण कि किस प्रविधि का इस्तेमाल किया जाएगा, किस मेथड से उन्हें पढ़ाए जाएंगे, किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये सब निर्णय इसके अंतर्गत लिया जाता है। फिर उसके बाद प्रथम अध्यापन अभ्यास सत्र का संचालन। उसके बाद सबसे पहले जो हमारा जो पहला सेशन होगा वो स्टार्ट होगा। इसमें छात्राध्यापकों को फीडबैक दिया जाता है जिसके आधार पर शिक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जो भी टीचर है उसको हम क्या फीडबैक देंगे और फीडबैक के आधार पर हम ये प्राप्त करेंगे कि मूल्यांकन करेंगे कि हाँ अपने जो हमारे गोल हैं उनको हमने कितना अचीव किया। उसके बाद है प्रक्रिया बदलने की तैयारी, क्योंकि ये एक रोल प्ले मेथड है तो इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया क्या है, बदलती जाती है। इसमें क्या है कि छात्राध्यापक की भूमिका भी बदलती जाती है तथा शिक्षण कौशल भी बदल दिया जाता है। इसके अंतर्गत सभी छात्राध्यापकों को अभ्यास का पूर्ण अवसर दिया जाता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्राध्यापक प्रशिक्षित ना हो जाए। तो इसमें क्या है कि चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी ये छात्राध्यापक अभी एक क्लास ले रहा था तो उससे कहेंगे कि अब आप बैठ जाओ, आपको दूसरा स्टूडेंट जो है वो उठेगा। और अगर वो अभी किसी दूसरे कौशल पर बात कर रहा था तो उसका हम टीचिंग कौशल भी जो है वो चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार पर्यवेक्षक भी बदल देते हैं। तो ये क्रम जो है निरंतर चलता रहता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि अध्यापक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हो जाए। उसके बाद इसकी तकनीक के कुछ लाभ हैं तो वो हैं शिक्षण, ये क्या है, एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। तो इससे क्या है, हम टीचर के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें क्या है, वो अलग अलग रोल प्ले करता है तो वो स्टूडेंट की मन स्थिति को तथा टीचर जो है उन सभी के जो मन स्थिति हैं उनको वो अच्छी तरीके से समझ जाता है। इसमें सिखाया जाता है, चर्चा करी जाती है और प्रतिक्रिया चक्र है। ये व्यवहार संशोधन में मदद करता है, व्यवहार को अपने बदलने में मदद करता है। ये एक प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें क्या है, हम करके देखते हैं तो ये क्या है, एक प्रैक्टिकल मेथड है। ये प्रेरक है, मोटिवेशन मिलता है, आत्मविश्वास इससे बढ़ता है और क्रिएटिव सोच भी को हमको क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। क्योंकि क्या है, जब हम अपनी शिक्षण को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे खुद से भी हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं छात्राध्यापक के कि हम किस तरीके से टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। क्या हम अगर इसमें ऐसा यूज़ करते तो और अच्छा हो जाता। तो कई क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं उसके डेवलप होते हैं। अन्य सामाजिक कौशल को सुदृढ़ करने में मदद करता है और इसके साथ ही ये धीमी गति से जो स्टूडेंट धीरे धीरे करके सीखते हैं उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी होता है। तो इनके लाभ के साथ साथ इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं कि कई बार छात्र अध्यापक पूरी तरह से निर्देशों का पालन नहीं कर पाते हैं। यानी कि उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जो पीपल टीचर होते हैं वो चीज़ें नहीं करते। अब क्योंकि स्टूडेंट भी तुम्हारे साथ ही हैं, वही कुछ बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट भी बने हैं तो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते भी क्या होता है कि इसमें इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो सभी विषयों के पाठ्यक्रमों के लिए यह उपयोगी नहीं होती। तो कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे आर्ट है, ड्राइंग है, तो इन सब चीज़ों में क्या है कि हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये प्रविधि छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी सिद्ध नहीं होती है क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो हर भूमिका को निर्वाह नहीं कर पाते हैं। इसमें महंगी दृश्य श्रव्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक विद्यालय के लिए जुटा पाना संभव नहीं होता है। इस प्रविधि में कई बार प्रेक्षक की भूमिका में छात्राध्यापक के द्वारा गलत रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। ठीक है, जो ऑब्जर्वर है कभी कभी क्या है वो गलत रिकॉर्डिंग भी कर देता है।
कृत्रिम प्रशिक्षण स्थितियों में प्राप्त अनुभव वास्तविक शिक्षण अनुभव में स्थानांतरित नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जब हम ऐसे क्लास में, डमी क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो, लेकिन जब हम रियल क्लास में जाते हैं तो उसको हम पूरी तरीके से इसको वहाँ पर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। मतलब वहाँ तो हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हम एकदम से अपने परफेक्शन से उसको नहीं कर पाते हैं। तो ये योजना, तैयारी, संगठन, प्रस्तुति और मूल्यांकन के संदर्भ में समय लेने वाली तकनीक है, क्योंकि इसमें प्लानिंग भी करनी है, पूरी उसकी तैयारी करनी है, उसका संगठन कैसा होगा, प्रस्तुति कैसी होगी, मूल्यांकन। तो इसके लिए ये क्या है, एक काफ़ी टाइम टेकिंग टेक्निक है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ये हमने दो जो टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जो दो टेक्निक्स थी, माइक्रो टीचिंग और दूसरा सिमुलेटेड टीचिंग या अनुकरणीय शिक्षण जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं निर्देशित स्कूल अनुभव या गाइडेड स्कूल एक्सपीरियंस क्या होता है। तो निर्देशित स्कूल शिक्षण जो होता है वो एक अनुदेशात्मक दृष्टिकोण है, जहाँ शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट हैं, उनको उनकी सीखने की यात्रा के दौरान, ठीक है, जब भी उन्होंने जो भी पढ़ा, जो उनकी जो स्कूल लाइफ रही, तो उसके दौरान उन्होंने जो भी मार्गदर्शन लिया, जो स्ट्रक्चर मार्गदर्शन उनको मिला, जो भी उनको सहायता मिली, जो भी हेल्प मिली, तो उससे क्या होता है कि उसमें स्टूडेंट में जो सीखने की सामग्री या गतिविधियों में मदद करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश, चरण दर चरण निर्देश और संसाधन प्रदान करना शामिल है। तो निर्देशित स्कूल अनुभव क्या होता है कि जो भी स्कूल लाइफ में जो भी बच्चे ने जो भी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, उनको वो किस तरीके से उसने सीखा, कहाँ से उससे रिलेटेड कोई सामग्री उसने कहाँ से प्राप्त करी, जो भी उसने एक्टिविटीज़ वहाँ करी, तो किसके बाद उसने क्या प्रोसेस को अपनाया, ये सब चीज़ें जो हैं गाइडेड स्कूल एक्सपीरियंस के अंतर्गत आती हैं। तो निर्देशित शिक्षण एक शिक्षण पद्धति से ज़्यादा है। ये छात्रों की ज़रूरतों के मुताबिक शैक्षिक अनुभव तैयार करने का एक तरीका है। हम कहते हैं ना, हमारा स्कूल का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, हमारा ये है कि आधुनिक, अब अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षा में निर्देशित शिक्षण का अहम स्थान है, क्योंकि क्या है, ये एक गतिशील है, चलती जा रही है ना, ये ऐसी प्रोसेस है जो चलती जा रही। तो हम क्या है कि हम अपने जो हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करते हैं। जब भी कभी हम किसी इंटर्नशिप में, किसी वर्कशॉप में जाते हैं, तो वहाँ से हम जितने भी एक्सपीरियंस को लेकर के आते हैं, वो सब इस गाइडेड स्कूल एक्सपीरियंस कहलाते हैं, जिनको कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्कूल के अनुभव का मतलब है किसी व्यक्ति की सीखने, सामाजिक और प्रासंगिक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, कि क्या वो प्रतिक्रियाएं देता है, जो भी उसने स्कूल में अपनी लर्निंग के दौरान सीखी, जो भी उसका सोशल दायरा रहा, जब वो उनसे जो उसका अनुभव रहा, वो सब जितनी भी स्थितियां हैं वो सब स्कूल के अनुभव के अंतर्गत आती हैं। स्कूल के अनुभव से ही किसी व्यक्ति का स्कूली शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया के बारे में नज़रिया बनता है। और साला अनुभव कार्यक्रम का मकसद सिर्फ एक विषय के पाठों को पढ़ना नहीं होना चाहिए। क्या है कि वो स्कूल के एक्सपीरियंस में सोशल जो लर्निंग से उसकी जुड़ी चीज़ें हैं, सामाजिक दायरा, इन सभी चीज़ों को वो अपने स्कूल एक्सपीरियंस में क्या करता है, समावेशित करता है। इस कार्यक्रम में छात्रों को पूरी स्कूल के साथ साथ काम करने का मौका भी मिलना चाहिए। इस तरह से छात्रों को स्कूल के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। निर्देशित स्कूल अनुभवों में छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए संरचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे स्पष्ट निर्देश देना, कि छात्रों को स्पष्ट निर्देश देना, और चरण दर स्टेप वाइज जो भी हम उन्हें निर्देश देते हैं वो सब स्कूल में निर्देशित शिक्षण अनुभवों के अंतर्गत आते हैं। और संसाधन जो हम यूज़ करेंगे, छात्रों को सीखने की सामग्री या गतिविधियों को नेविगेट करने में, को उन्हें डायरेक्शन देने में मदद करने के लिए संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, ये सब क्या है, स्कूल में निर्देशित शिक्षण अनुभवों के अंतर्गत आते हैं। धीरे धीरे सहायता में कमी। अब क्या होता है कि जैसे जैसे जो स्टूडेंट है उनका जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और उनके अंदर स्वतंत्रता की प्राप्त करने के साथ साथ प्रदान की जाने वाली, तो छात्रों के अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उनको जो हेल्प देते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कि लिए अगर कोई भाषा की क्लास चल रही है तो उसमें एक शिक्षक क्या करता है, अपने विचारों को तैयार करने में, बच्चों को वाक्य आरंभ, जैसे वो
वाक्य बनाते हैं, कोई सेंटेंस अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें वाक्य जो सेंटेंस को जो जोड़ते हैं उन वाक्य आरंभकों को वो उपयोग करना बताता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वो उस कौशल में एक्सपर्ट हो जाता है, जब उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना आ जाता है अपने विचारों को, तो उस समय वो क्या करता है, शिक्षक जो है वो वाक्य आरंभकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर सकता है, क्योंकि वो उन सब में क्या है, सक्षम हो गया है। सक्रिय शिक्षण, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब भी कोई लर्निंग का कोई भी प्रोसेस चल रही है तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है उनको सीखने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप सक्रिय रह करके काम करो, यहाँ पार्टिसिपेट करो। सहायता, शिक्षक पूरे पाठ के दौरान छात्रों की सहायता के लिए उपलब्ध रहता है। निर्देशित अभ्यास निर्देशित शिक्षण का एक उदाहरण है, जहां शिक्षक के द्वारा उन्हें पढ़ाए जाने के बाद छात्र स्वतंत्र रूप से किसी नए विषय पर काम करते हैं। ठीक है, अन्य प्रकार के शिक्षण अनुभवों में शामिल हैं, जैसे कि हम अन्य शिक्षण अनुभव की बात करें तो जैसे इंटर्नशिप है, स्वयंसेवी कार्य हैं, क्षेत्र अध्ययन है, फील्ड वर्क, समूह परियोजनाएं, सामाजिक समारोह और इंटरेक्टिव भूमिका निभाना, ये सभी क्या हैं, सक्रिय शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि वो अपने निर्देशित स्कूल जो अनुभव हैं उनको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।